हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। सेकेंड पेपर के फर्स्ट पार्ट का नाम है संविधान शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने पिछले क्लास में आपको मूल अधिकार के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसके बाद में अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, या यूं पूछ सकता है कि अनुच्छेद 23 से 24 तक के कौन से मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड, शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है कि मानव का दुर्व्यापार, वेगार, बलात्श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मानव का दुर्व्यापार मतलब कि मानव को न तो खरीदा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। और वेगार का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को बिना रुपए दिए, बिना पैसे दिए उससे काम नहीं करवाया जाएगा, मतलब गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसके बाद फिर बलात्श्रम का निषेध। बलात् का मतलब होता है किसी से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, इसका निषेध इसमें किया गया है, इसमें प्रतिबंध लगाया गया है इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अब इसके दो भाग होते हैं फ्रेंड, किसके? अनुच्छेद 23 के। तो दो भाग में पहला भाग देखिए इसका, अनुच्छेद 23 का खंड 1। इसमें लिखा है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम का प्रतिषेध तथा इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और कानून के अनुसार या विधि के अनुसार दंडित होगा। आ रहा समझ में? तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हमें आप बता चुके हैं। देखिए फिर भी, तो मानव का दुर्व्यापार मतलब मनुष्य को, मानव को न तो खरीदा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। फिर इसका बाद बेगार। तो बेगार का मतलब है कि किसी को बंधुआ बनाकर नहीं रखा जाएगा, बिना पैसे दिए किसी से कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि व्यक्ति को पैसे भी नहीं देते थे और उससे कार्य भी करवाते थे। ठीक है, इसके बाद बलात्श्रम। बलात् का मतलब जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करवा सकते आप। इसके बाद फिर इन सभी का प्रतिषेध, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे विधि के अनुसार, कानून के अनुसार जो सजा का प्रावधान है वह सजा उसे दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला है अनुच्छेद 23 का खंड 2। तो अनुच्छेद 23 के खंड 2 में लिखा है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। राज्य का मतलब क्या है यहाँ पर? तो राज्य का अर्थ होता है कि हमारा भारत, संविधान की भाषा में हमारे भारत को राज्य कहा जाता है। तो हमारा भारत या हमारा राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु मतलब जनता के कल्याण हेतु कोई अनिवार्य सेवा शुरू करना चाहता है तो उसे इसलिए नहीं रोका जाएगा, उसको इस कार्य करने के लिए या जनता की सेवा के लिए या जनता के कल्याणकारी कार्य करने के लिए उसे रोका नहीं जाएगा। इसके बाद में ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अगर हमारे भारत के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा अगर कोई कल्याणकारी योजना शुरू की जाती है, अगर कोई कल्याणकारी कार्य शुरू किया जाता है तो इसमें धर्म, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई योजना शुरू की जाएगी तो सभी के लिए योजनाएं शुरू की जाएगी। ठीक है, और सभी लोगों को, सभी नागरिकों को इसका समान अधिकार प्राप्त होगा या समान लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो मानव का दुर्व्यापार है, तो मानव के दुर्व्यापार शब्द में क्या क्या शामिल है? तो मानव के दुर्व्यापार में शामिल है फ्रेंड, याद रखना कि पुरुष, महिला या बच्चों या और अन्य सामान की खरीदी बिक्री, ये सब मानव के दुर्व्यापार में शामिल होता है। मतलब मनुष्य को ना तो खरीदा जाएगा और नहीं बेचा जाएगा। क्योंकि ऐसा प्रावधान क्यों किया? क्योंकि हमारे भारत में पहले ऐसा होता था, इंसानों को खरीदा भी जाता था और बेचा भी जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि चोरी छुपे यह कार्य भारत में आज भी हो रहा है। जैसे छोटी छोटी लड़कियों का, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उन्हें बेचा जाता है। तो ये अवैध है, ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है।
ये अनैतिक कार्य कौन कौन से आ जाते हैं? तो अनैतिक कार्य में महिलाओं और बच्चों इनके साथ कोई अनैतिक दुर्व्यवहार किया जाता है या इनको खरीदा बेचा जाता है तो इसको अनैतिक व्यापार में शामिल किया गया है। ठीक है, और वेश्यावृत्ति को भी इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर जो देवदासी प्रथा होती थी या दास प्रथा होती है, ठीक है, इसे भी इसके खिलाफ माना गया है या मानव के दुर्व्यापार में इसे भी शामिल किया गया है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देवदासी का मतलब क्या है? तो इसमें आप देखते हैं कि पुराने समय की बात है कि मंदिरों में महिलाओं को सेवा करने के लिए रखा जाता था, जिसे देवदासी कहते थे। ठीक है, और दास मतलब जिसको गुलाम बनाकर रखा जाता था। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें, तो इस प्रकार से जितने भी ये मानव के दुर्व्यापार हैं इनको सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों को बढ़ावा देता है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में प्राप्त शक्ति द्वारा मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था हमारे भारत में की गई है। अगर कोई किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य करवा रहा है या कोई किसी व्यक्ति को बंधुआ बनाकर रख रहा है और उससे मजदूरी करवाई जा रही है तो इससे संबंधित 2 कानून हमारे भारत में हैं। तो 2 कानून कौन कौन से हैं? तो पहला कानून होता है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसके तहत उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी जो इसका दोषी होगा। इसके बाद फिर बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। तो अब आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कार्य करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को बंधुआ बनाकर उससे मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इन सभी का उन्मूलन कर दिया गया है और इससे संबंधित ये अधिनियम हमारे भारत में कार्यरत है अभी। ठीक है, अब इसके बाद में अगला आता है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। मतलब बच्चों से किसी भी कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा और अगर ऐसा कोई कारखाना पाया जाता है जहां पर 14 वर्ष से कम उम्र के बालक कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो उस कारखाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खान में कार्य नहीं करवाया जाएगा जिससे उसकी जान को खतरा हो। आ रहा समझ में? अगर उसकी जान को कोई संकट आ सकता है तो ऐसा कोई कार्य इन बच्चों से नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्यों में प्रतिबंध हेतु कुछ कानून बनाए गए हैं। हमारे भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में या और जोखिमपूर्ण कार्य करवाए जाते थे, तो ऐसे कार्यों पर रोक लगाने के लिए हमारी संसद के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। तो ये कानून कौन कौन से हैं? तो पहला है कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा है बागान श्रम अधिनियम 1951, फिर इसके बाद में खान अधिनियम 1952। ठीक है, तो इन कानूनों के तहत या इन अधिनियमों के तहत इन बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। इसके बाद फिर अगला आता है बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 आदि इसमें आते हैं। इन अधिनियमों इन कानूनों के तहत इन बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे ही हमारे भारत में मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में कैलाश सत्यार्थी जो कि समाज सेवक है, इनके द्वारा बच्चों के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो इस आंदोलन के माध्यम से इन्होंने कई बच्चों को मुक्त कराया था। तो कहाँ कहाँ से मुक्त कराया था? उन्होंने जैसे कुछ कारखानों में काम करते हुए पाए गए थे बच्चे, उनको मुक्त करवाया। फिर कांच के काम करते हुए, ईंट के भट्टों पर काम करते थे, पत्थर की खदानों पर ये बच्चे काम करते थे। ठीक है, इसके बाद कुछ उद्योगों में काम करने वाले बच्चे थे, तो और भी कई खतरनाक कार्यों में कार्य करते हुए बच्चे पाए गए थे। इन बच्चों को उन्होंने यहाँ से मुक्त कराया और इन्होंने एक संगठन स्थापित किया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो उनके संगठन का नाम भी और आंदोलन का नाम भी, दोनों का नाम ही था बचपन बचाओ आंदोलन। और यह कार्यक्रम जब उन्होंने शुरू किया हमारे भारत में और कई बच्चों को मुक्त कराया, तो उन्हें ही फिर 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
किसको? कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किसका प्रावधान है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो पहले इसमें देखिए अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 में क्या है? इसमें लिखा है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और इसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ होता है अंतःकरण का मतलब होता है कि आपकी अंतरात्मा जिस भगवान को मानने के लिए कहती है आप उसे मान सकते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि मैं ईश्वर की मूर्ति पूजा करना चाहता हूँ तो आप मूर्ति पूजा कीजिए। अगर किसी को लगता है कि मैं ईश्वर के निराकार रूप को पूजना चाहता हूँ तो आप निराकार रूप को पूजिए, किसी को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद धर्म के अबाध रूप से मानने, तो धर्म के अबाध रूप से मानने का अर्थ क्या है? अबाध का मतलब क्या होता है? बिना बाधा के। तो आप बिना बाधा के, बिना किसी परेशानी के किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आचरण करने मतलब कि जो भी धर्म है उस धर्म से संबंधित अगर कोई नियम है तो आप उसका पालन कर सकते हैं। इसके बाद में प्रचार करने, अगर आपको आपके धर्म का प्रचार करना है तो आप उसका प्रचार कर सकते हैं। तो आज हम देखते ही हैं कि जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम धर्म का प्रचार करते हैं, ईसाई धर्म के लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, और भी जो अन्य धर्म के लोग हैं सब अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उन्हें इस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त है, यह उनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद में जो अनुच्छेद 25 होता है तो इसके दो भाग होते हैं। तो दो भाग में पहला भाग देखिए इसका अनुच्छेद 25 का खंड 1। अब 25 के खंड 1 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी या अधिकार होगा। मतलब क्या हुआ? तो इसका अर्थ वही है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है। तो पहला अर्थ क्या हो गया कि व्यक्तियों को अंतःकरण की ओर मतलब उसकी आत्मा जिस परमात्मा को, भगवान को, देवी को, देवता को, अल्लाह को, गुरु नानक को मानने के लिए कहती है, आप उसको मान सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में धर्म को अबाध रूप से मानने, आपको जिस धर्म को मानना है आप बिना बाधा के मान सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और न ही हमारी भारत सरकार को और न ही हमारे न्यायपालिका को कोई आपत्ति होगी। ठीक है, तो आपको जिस धर्म को मानना है आप मान सकते हैं। आचरण करने, आपको अपने धर्म से संबंधित जो भी नियम है उनका पालन करना है, आप पालन कर सकते हैं। इसके बाद में प्रचार करने का अधिकार, अगर आपको अपने धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करना है तो आप प्रचार कर सकते हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगला आता है अनुच्छेद 25 का खंड 2। इसके अंतर्गत 2 युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। आ रहा समझ में? अब आपको अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार तो है, अपने धर्म मानने का अधिकार तो है, परंतु आप अपने धर्म की आड़ में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएं। आ रहा समझ में? तो ऐसा कोई कार्य आप नहीं करेंगे। तो इससे संबंधित इसमें निर्बंधन या प्रतिबंध बताए गए हैं। इसके बाद आता है इसमें स्पष्टीकरण। तो जो अनुच्छेद 25 है तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? तो इसका स्पष्टीकरण होता है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, तो सिखों के धर्म में लिखा हुआ है कि वह जो सिख होगा तो वह सिख अपने साथ में कटार रखेगा, तो कटार रखने का अधिकार उन्हें दिया गया है। इसके बाद फिर दूसरा है कि हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध ये शामिल हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एक मामला आया था जिसका नाम था फादर स्टेनलॉस। ठीक है, फादर स्टेनलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 में सुप्रीम कोर्ट के पास यह केस आया था और इसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण समाहित है। आ रहा समझ में? तो इसी समय फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। तो क्या निर्णय दिया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण करवाने का मूल अधिकार नहीं है। मतलब आप किसी व्यक्ति का
धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म स्वीकार करता है तो वह कर सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन आप नहीं करा सकते। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से यहाँ पर यह अनुच्छेद 25 समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि अगर आपको अपने धर्म से संबंधित अगर कोई कार्य करना है तो आप उसका प्रबंध कर सकते हैं, आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें ही लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए आपको कार्य करना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो इसमें धार्मिक कार्यों प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उनका पोषण करने का अधिकार प्राप्त है। अगर आप अपने धार्मिक कार्य को आयोजित करना चाहते हैं, धार्मिक कार्यों का आयोजन कीजिए। इसके बाद में आप अपने धार्मिक कार्यों के संबंध में कोई संस्था को स्थापित करना चाहते हैं तो आप स्थापित कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार भी आपको प्राप्त है। आपको अपने धर्म से संबंधित अगर कोई प्रबंध करना है, कोई कार्यों का प्रबंध करना है तो आप कर सकते हैं। जो हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करते हैं। इसके बाद फिर जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। तो इससे संबंधित जो चल अचल संपत्ति है, जंगम मतलब चल सकती है और स्थावर जो स्थिर है। ठीक है, तो ऐसे संपत्ति के अर्जन संबंधी भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित करोगे तो उसमें चल अचल संपत्ति कुछ तो होगी, तो उसका अधिकार भी इसमें दिया गया है। इसके बाद में फिर ऐसे संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी दिया गया है। कानून के अनुसार, विधि के अनुसार आप ऐसे संपत्ति के स्वामी बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं, और यह अधिकार इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 27। तो आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 में लिखा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय या भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या हुआ? तो अगर आप किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और आप अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, और उससे संबंधित अगर कोई भुगतान होए तो उसके बारे में भी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी प्राप्तियां किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। आ रहा समझ में? अगर आपके पास पैसा है और आप पैसा किसी धर्म से संबंधित कार्य में लगा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर उससे आपको आय प्राप्त होती है तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे धार्मिक कार्यों से जो आय प्राप्त होती है उसको कर से मुक्त रखा गया है और उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग अपना पैसा टैक्स से बचाने के लिए उसमें धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। आ रहा समझ में? तो ये इसी के चलते आय जो होती है लोगों को, उनका टैक्स बच जाता है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं तो मंदिरों से जो आय प्राप्त होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसके बाद में कई करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते हैं धार्मिक कार्यों में, तो उस पर भी कोई टैक्स हमारी गवर्नमेंट नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 27 में ऐसा लिखा गया है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान के अनुच्छेद या संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि धार्मिक कार्यों पर किया गया खर्च या किया गया व्यय या धार्मिक कार्यों से प्राप्त आय पर कोई कर नहीं लिया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है, परंतु शुल्क लगाने का अधिकार है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। कर में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, परंतु शुल्क जब लिया जाता है तो उसके बदले सेवा प्रदान की जाती है। ये कर में और शुल्क में अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद फिर राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों के समान महत्व देने हेतु धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो पहली बात तो ये
कि राज्य, राज्य मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि संविधान की भाषा में हमारे भारत को राज्य कहा गया है। तो राज्य किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए पहले तो पैसा खर्च नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो फिर सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा, सभी धर्मों के समान रूप से प्रगति के लिए, विकास के लिए पैसा खर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू के मंदिरों को बनवा दिया और मुस्लिमों को मस्जिद के लिए पैसा नहीं देगी सरकार, ऐसा नहीं है। अगर हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने के लिए पैसा हमारी सरकार दे रही है तो मस्जिद बनाने के लिए भी देगी, और गुरुद्वारा बनाने के लिए भी देगी, और चर्च बनाने के लिए भी पैसा हमारी सरकार देगी। अगर सरकार प्रगति के लिए, इन धार्मिक कार्यों की प्रगति के लिए अगर पैसा देगी तो सबको समान रूप से देगी। आ रहा समझ में? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 27 में स्पष्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में लिखा है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये इसमें लिखा है, ठीक है। तो इसको भी कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसका देखिए पहला खंड 1, तो अनुच्छेद 28 का खंड 1 इसमें लिखा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, इसका मतलब, तो राज्य निधि मतलब राज्य का मतलब हमारी भारत सरकार का या सरकार का पैसा अगर किसी संस्था में लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर सरकार के पैसे से कोई शिक्षण संस्था या कोई भी शिक्षक या कोई भी शिक्षा संस्था स्थापित की गई है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा और भी अगर कोई ऐसे शिक्षण संस्थान है जो हमारी सरकार की राशि या सरकार के धन से स्थापित किया गया है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इसमें स्पष्ट लिखा है संविधान के अनुच्छेद 28 के खंड 1 में। इसके बाद फिर दूसरा आता है अनुच्छेद 28 का खंड 2। इसमें लिखा है कि खंड 1 की कोई बात ऐसे शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है, परंतु किसी ऐसे न्यास के आधिपत्य में गठित हुई है जिनके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे 28 के खंड 2 में यह भी लिखा है कि यह ऐसे संस्थाओं पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे न्यास के आधिपत्य में गठित हुई है, मतलब किसी न्यास को ध्यान में रखकर उसे स्थापित किया गया है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। जैसे कुछ गुरुकुल होते हैं तो इस पर प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद में जैसे मदरसे देखे होंगे आपने, तो उन मदरसों में ऐसे धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 28 का खंड 3। तो अनुच्छेद 28 का खंड 3 क्या है? तो इसमें लिखा है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह स्वयं या अवयस्क होने पर उसके संरक्षक सहमति न दे दे। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार के पैसे से या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है, ठीक है, और उसमें शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अगर कोई उसमें बच्चा ऐसा है जो अवयस्क है, अवयस्क मतलब 18 साल से उम्र कम है, तो अगर उसको शामिल होना है तो उसके माता पिता अगर अनुमति दे देते हैं, उसके अभिभावक उसे अनुमति दे सकते हैं या दे देते हैं तो वह शामिल हो सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसे ज़बरदस्ती नहीं कहा जाएगा कि आइए और आप धार्मिक शिक्षा में भाग लीजिए। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी। अगर उसकी इच्छा है धार्मिक शिक्षा में भाग लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। आ रहा समझ में? अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला, तो अगला जाता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका प्रावधान संविधान में कहाँ तक है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किया गया है। मतलब 2 अनुच्छेद का प्रावधान इसमें है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 2 अनुच्छेदों का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसमें देखिए पहला अनुच्छेद 29, तो अनुच्छेद 29 में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अब पहली बात तो अल्पसंख्यक कहते किसे हैं?
तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम है, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें अनुच्छेद 29 का खंड 1, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण करना है। ठीक है, यह हमारे संविधान में लिखा है। तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनके विकास में कोई बाधा ना हो, इसके लिए उनके लिए अलग से संविधान में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 29 के खंड 1 में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। हमारे भारत में अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो उसे अपनी भाषा को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार होगा, उसे अपनी लिपि को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके बाद में और भी उसकी संस्कृति से संबंधित और भी कुछ है तो उसे सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 में लिखा गया है। आ रहा समझ में? तो संस्कृति में रहन सहन का तरीका, खाने पीने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, उसकी भाषा, उसकी लिपि, इन सब को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान का अनुच्छेद 29 का खंड 2, इसमें लिखा गया है कि राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर नहीं रोका जाएगा। अगर अल्पसंख्यक है तो उसको उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर, उसकी संस्कृति के आधार पर किसी भी कक्षा में, किसी भी स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा जो राज्य निधि से संचालित है। राज्य निधि का मतलब कि हमारी सरकार के पैसे से स्थापित किया गया है या सरकार के पैसे से वह संस्था चलाई जा रही है। तो ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में इन अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 29 के खंड 2 में। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अब संस्कृति क्या है? तो संस्कृति एक जीवन पद्धति होती है। इसमें लोक नृत्य, लोक गायन, चित्रकला, त्योहार और आदि कई सम्मिलित होते हैं। तो इनको सुरक्षित रखने का अधिकार इन अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अनुच्छेद 30 में लिखा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने संबंधी अल्पसंख्यकों का अधिकार। अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। उसे उस शिक्षण संस्थान से संबंधित कोई नियम बनाना है तो वह बना सकता है। ठीक है, और उसे संचालित भी कर सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत इन अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए अनुच्छेद 30 का खंड 1, इसमें लिखा है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपनी भाषा को, ठीक है, उसे सुरक्षित रख सकता है और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है। उसमें उसको रोका नहीं जाएगा। आ रहा समझ में? और अगर वह उसका प्रशासन करना चाहता है तो उससे संबंधित कोई नियम बनाना चाहता है तो वह कर सकता है। इसके लिए भी किसी को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, ये उन अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के खंड 1 में यह प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद फिर अब देखिए फ्रेंड, इसमें अनुच्छेद 30 का खंड 1 का उपखंड क, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि निश्चित रकम या मुआवजा इतना हो जिससे कि उनका अधिकार बाधित न हो। इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड? तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहता है तो हमारे राज्य की यह ड्यूटी होगी या हमारा राज्य ऐसा कानून बनाएगा, ऐसी विधि बनाएगा कि जिससे इनको इतना मुआवजा मिले कि ये अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना आसानी से कर सके। ये इस अनुच्छेद का अर्थ होता है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर इसको कब जोड़ा जाता है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 44वां, ध्यान रखना। तो संविधान संशोधन नंबर कौन सा था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यह अनुच्छेद 31 का खंड 1 का उपखंड क यह जोड़ा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद है 30 का खंड 2। इसमें लिखा है
कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी आधार पर, चाहे वह धर्म का आधार हो या भाषा के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं करेगा। आ रहा समझ में? तो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, ये अगर अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहते हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, तो राज्य इनके साथ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 30 के खंड 2 में। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 में लिखा है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, अर्जन का मतलब होता है प्राप्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 31 में लिखा था कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, तो पहले यह मौलिक अधिकार था। कब? 1978 से पहले। लेकिन हमारी संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन किया जाता है और इसका नंबर कौन सा था? तो इसका नंबर था 44वां। और किस वर्ष किया गया था? तो 1978 में। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसे यहाँ से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। और कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 के खंड क में इसका प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद 300 के खंड क में शामिल करके इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है? तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। अगर इस प्रकार से पूछ रहा है 3 नंबर में, तो आपको ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखकर 5 रिट लिखना है बस। ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाता है तब। अब इसके बाद देखिए आगे इसमें, तो इस अनुच्छेद के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो मूल अधिकार होते हैं, तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, उनके प्रवर्तन के लिए हमारे न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराया गया है, या हमारे न्यायपालिका या हमारे न्यायालय को उत्तरदायित्व दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में, तो जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो न्यायालय विशेष संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा न्यायालय किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए इसमें पहला, तो इसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये 5 रिट हमारा न्यायालय जारी करता है। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका कथन आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है फ्रेंड। ठीक है, तो इनसे पूछा गया था कि आप अनुच्छेद 32 को किस संदर्भ में जानते हैं या किस संदर्भ में इसको ध्यान रखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। इनसे पूछा गया था कि आप किस अनुच्छेद को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं अनुच्छेद 32 को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। आ रहा समझ में? और इन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद संविधान की आत्मा है, यह संविधान का हृदय है। आ रहा समझ में? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 के बारे में, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए कि जो अनुच्छेद 32 है, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय व राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो कब जारी करेंगे ये? तो जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो उस समय ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो ध्यान रखना फ्रेंड, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी करता है, और हमारा उच्च न्यायालय जो राज्यों में स्थित होते हैं, तो राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इन 5 प्रकार की रिट को जारी करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में ये जो 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है, तो संविधान के 32 के किस खंड में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 32 के खंड 2 में ये 5 प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे इसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम सरल अर्थ में समझते हैं सशरीर उपस्थित करना। तो सशरीर उपस्थित किस व्यक्ति को किया जाएगा? तो जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बंदीकर्ता का मतलब क्या है? तो जिसने बंदी बनाया है वह कहलाता है बंदीकर्ता। तो जब
किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है और 24 घंटे के अंदर जब दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया वह अपने उसका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा न्यायालय यह रिट जारी करता है और जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष या दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमारा न्यायालय आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द उसे प्रस्तुत किया जाए। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव इसमें निहित है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर याद रखिएगा अगला पॉइंट इसमें कि यह लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इसके बाद फिर परमादेश। तो परमादेश इसका सरल भाषा में अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है, अर्थात जब हमारे न्यायालय को यह संज्ञान होता है तब हमारा न्यायालय यह आदेश जारी करता है। तो यह किन के लिए जारी किया जाता है? तो यह जो हमारे लोक सेवक होते हैं अर्थात लोक अधिकारी होते हैं, इनके लिए आदेश हमारा न्यायालय जारी करता है या न्यायालय आदेश देता है। तो वह जिस अधिकारी को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है और वह कार्य जब ठीक समय से नहीं करता है तो उस व्यक्ति को या उस लोक अधिकारी को हमारा न्यायालय कार्य करने के लिए आदेश देता है। आ रहा समझ में, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो किस परिस्थिति में हमारा न्यायालय आदेश देगा उस लोक अधिकारी को? तो जब वह अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करता है या अपने कार्य को करने से इनकार करता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा न्यायालय उसे यह आदेश देता है कि आप अपना काम ठीक से कीजिए। ये होता है परमादेश। लेकिन ध्यान रखना इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। तो अपवाद क्या है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये इसका अपवाद है। इसके बाद फिर दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो तो ऐसी स्थिति में भी यह परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, ये इसके अपवाद होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे अगले रिट प्रतिषेध। प्रतिषेध को हम सरल भाषा में समझते हैं रोकना। आ रहा समझ में? प्रतिषेध का सरल अर्थ क्या है? रोकना। तो हमारा न्यायालय कब रोकेगा? तो देखिए, तो इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने के लिए रोकता है। अर्थात कि जब कोई भी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था होती है और जब वे अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़कर या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करते हैं या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करते हैं, तो हमारा न्यायालय उन पर रोक लगाता है या उन्हें रोकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना। जब किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के द्वारा या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय है, तो जब वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करता है तो उसको रोका जाता है। किसके द्वारा? जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, इसके द्वारा रोका जाता है। तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय रोकेगा किसको? उच्च न्यायालय को। और हमारे उच्च न्यायालय रोकेंगे किसको? अपने अधीनस्थ न्यायालय को। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या किसी निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्रतिषेध का अपवाद क्या है। तो प्रतिषेध का अपवाद है कि यह विधायिका के लिए जारी नहीं किया जा सकता, यह कार्यपालिका के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में? और कोई निजी व्यक्ति है या कोई निजी संस्था है तो उसके खिलाफ में यह रिट जारी नहीं की जा सकती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण में क्या होता है? तो यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है उसको रोकने के उद्देश्य से इसे जारी किया जाता है उत्प्रेषण को। आ रहा समझ में? अब प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में अंतर क्या होता है? तो इसमें अंतर यह होता है कि जो प्रतिषेध रिट होती है तो प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो और इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। किसका उद्देश्य मूल कार्रवाई को रोकना है? प्रतिषेध का। आ रहा समझ में? तो जो प्रतिषेध होता है इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना, जबकि उत्प्रेषण का कार्य क्या है? उत्प्रेषण किस समय जारी किया जाता है? तो कार्रवाई
समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से उत्प्रेषण को जारी किया जाता है। ये इनमें दोनों में अंतर होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्प्रेषण में और प्रतिषेध में अंतर क्या होता है, तो 3 नंबर में आपको लिखना होगा। तो जो हमने आपको यहाँ पर बताया है ये आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा को सरल अर्थ में आप याद रख सकते हैं किस अधिकार से, या आपका क्या अधिकार है, ये इसका सरल अर्थ होता है। तो जब अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति आसीन हो जाता है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी भी सार्वजनिक पद पर, किसी सरकारी पद पर वह व्यक्ति उस पद का वास्तविक हकदार नहीं है परंतु जबरदस्ती उस पर अपना हक जताता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस फर्जी व्यक्ति को हमारा न्यायालय कहता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पांच प्रकार की रिट समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब ये जो 5 प्रकार की रिट होती है तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो 3 नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर में अगर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है, इतना लिखकर समाप्त कर देना है। फिर इसके बाद में अगर पूछे कि 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 32 का वर्णन कीजिए, तो अनुच्छेद 32 का वर्णन अगर आपसे पूछ रहा है तो 5 प्रकार की रिट और इनका वर्णन भी आपको करना होगा फिर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये जो 5 प्रकार की रिट होती है तो इन रिट को जारी करने के अधिकार के तहत 2 शब्द प्रमुख होते हैं। तो कौन कौन से 2 शब्द प्रमुख होते हैं, तो इनके लिए एक तो लोकहितवाद और दूसरा होता है न्यायिक सक्रियता। आ रहा समझ में, तो लोकहितवाद को हम सरल भाषा में जनहित याचिका भी कहते हैं या जनहितवाद के नाम से भी इसे जानते हैं। और न्यायिक सक्रियता क्या है, तो जब हमारा न्यायालय या हमारी न्यायपालिका, ठीक है, अपने खुद के संज्ञान से जब कोई भी निर्णय लेता है या सुनवाई करता है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो आगे मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें इसको जनहितवाद को या लोकहितवाद को। तो पहला देखिए लोकहितवाद या जनहित याचिका। इसकी शुरुआत हमारे भारत में कब होती है, तो 1977 ईस्वी में न्यायाधीश P.N. भगवती ने इसकी शुरुआत की थी। इसीलिए P.N. भगवती को इस लोकहितवाद या जनहित याचिका का जनक कहा जाता है हमारे भारत में, ठीक है। तो जब लोक कल्याण के हित को या जनहित या जनता के हित को ध्यान में रखकर या लोक कल्याण को हित में ध्यान में रखकर जब यह हमारा न्यायालय संज्ञान लेता है तो उसे जनहित याचिका के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसने की है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने, और इसका वर्ष भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए कि इसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके तरफ से कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था पीड़ित है तो उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक है। अब जब इसमें न्याय इसकी जनहित याचिका की शुरुआत होती है हमारे भारत में, तो अब इसमें क्या है, तो इसमें जो लोकस स्टैंडी सिस्टम था, अब लोकस स्टैंडी क्या होता है, तो केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय के अधिकार हेतु अपील कर सकता है, या जो व्यक्ति पहले पीड़ित होता था तो वही न्याय पाने के लिए अपने अधिकार के लिए अपील कर सकता था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। अब हमारा न्यायालय क्या करता है, तो अब हमारा न्यायालय खुद के संज्ञान से भी याचिका दर्ज करता है और उसकी सुनवाई करता है। अब हमारे न्यायालय को कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो हमारे न्यायालय को पता चलेगा समाचार पत्रों के माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से। अब मीडिया में दोनों मीडिया आता है, एक तो पत्र मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसके बाद में फिर जो पेपर सोशल साइट्स है ना, तो ये जो मीडिया होते हैं इनके माध्यम से भी अगर हमारे न्यायालय को पता चलता है, तो जैसे हमारा न्यायालय का न्यायाधीश अगर समाचार पत्र में पढ़ ले कि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, या फिर जो न्यूज़ चैनल होते हैं उन पर सुन ले, ठीक है, या फिर जो सोशल साइट्स होती है उन पर हमारे न्यायाधीश अगर देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो फिर हमारा न्यायाधीश, ठीक है, न्यायालय में उनकी सुनवाई करता है, याचिका को
स्वयं ही दर्ज कर देते हैं और उसको फिर न्याय देते हैं। तो इसे कहा जाता है जनहित याचिका। तो जनता के हित को ध्यान में रखकर यह याचिका की सुनवाई होती है, इसलिए इसका नाम है जनहित याचिका। ठीक है, तो इसको याद रखना फ्रेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इंग्लिश में कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यह समाप्त हो जाती है जनहित याचिका। तो आपसे 3 नंबर में भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में आती है न्यायिक सक्रियता। अब न्यायिक सक्रियता इसको जुडिशियल एक्टिविज्म इंग्लिश में कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है या हस्तक्षेप करती है, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड? इसका अर्थ होता है कि जब हमारी न्यायपालिका अर्थात हमारे न्यायालय को यह पता हो जाए कि हमारी विधायिका या हमारी कार्यपालिका ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या इनके द्वारा कोई बनाया गया कानून हमारे भारत में हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर देगी। या फिर जब विधायिका ठीक से काम न करे या फिर हमारी कार्यपालिका ठीक से काम न करे, तो इनके कार्यों में हस्तक्षेप हमारी न्यायपालिका कर सकती है या करती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जब रिट जारी की जाती है, तो इन दोनों का अधिकार में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो हमारा उच्चतम न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय भी रिट जारी करते हैं और हमारे उच्च न्यायालय भी रिट जारी करते हैं। तो इन दोनों के अधिकारों में क्या अंतर है? ठीक है, तो पहला हम आपको बताते हैं इसमें कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं रिट जारी करने के संबंध में, वे हम आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार कौन कौन से? तो देखिए इसमें तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट हमारा उच्चतम न्यायालय जारी करता है और यह सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में ही 5 प्रकार की रिट हमारा उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य होता है। अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी ने मांग की है तो फिर ये रिट जारी करना इसके लिए बाध्यकारी होता है सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए आगे। अब आगे देखिए इसमें उच्च न्यायालय के अधिकार कौन कौन से हैं इन रिट को जारी करने के संबंध में। तो पहले देखिए इसमें अनुच्छेद 226 के तहत यह भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन? हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है, तो यह मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के संबंध में भी ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं होता। कौन सा अधिकार नहीं होता? कि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन में 5 प्रकार की रिट जारी करता है और हमारा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन में तो करता ही 5 प्रकार की रिट जारी, लेकिन इसके साथ साथ अगर अन्य और कोई भी मामला है जो मूल अधिकार से संबंधित नहीं है तो उसके संबंध में भी हमारा उच्च न्यायालय ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि यह रिट जारी करने हेतु बाध्य नहीं है, जबकि हमारा सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है। इसके बाद फिर अन्य कोई उपाय या उपचार सुझा सकता है, तो हमारा उच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय और कोई अन्य उपाय सुझा सकता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय हमारे सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला है कि मूल अधिकारों के संबंध में कुछ अन्य उपबंध किए गए हैं। तो अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 इसमें कौन कौन से वर्णन है तो यहाँ पर आप देखिए अब आप। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 इसमें लिखा है यह संसद को शक्ति प्राप्त है कि संसद सशस्त्र बलों, अब सशस्त्र बल तो समझते हैं जो शस्त्र धारण करते हैं उनको सशस्त्र बल कहते हैं। तो सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है।
आ रहा समझ में। युक्ति युक्त का मतलब होता है कि उचित प्रतिबंध हमारी संसद लगा सकती है। किस किस पर लगा सकती है उचित प्रतिबंध? सशस्त्र बलों पर, खुफिया एजेंसी पर। आ रहा समझ में। तो इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है हमारी संसद। ये संसद के पास अधिकार है। इसके बाद फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि इनके लिए समुचित कार्य करना और अनुशासन बनाए रखना। अगर इन पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी हमारी संसद तो हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान में सेना हैवी हो जाती है कभी कभी सरकार पर, तो ऐसे हमारे यहाँ पर सशस्त्र बल भारी ना पड़े, इसके लिए इन्हें प्रतिबंधित करके रखना, इनको कंट्रोल, इनको नियंत्रित करके रखना और इनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए समय समय पर हमारी संसद इनके लिए कानून बना सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। तो मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 34 में लिखा है। तो कौन सा इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 34 में? तो अनुच्छेद 34 में लिखा है कि भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है, भारत समझ में, भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसको मिलिट्री शासन भी कहते हैं। आ रहा समझ में। तो जिस राज्य में या जिस क्षेत्र में ये मिलिट्री शासन या सैन्य शासन लगा हुआ है तो संसद के पास ये अधिकार है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। यह अधिकार भी हमारी संसद को देता है यह अनुच्छेद। आ रहा समझ में। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में लिखा है कि संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मतलब क्या हुआ? हमारी संसद के पास यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। यह अधिकार हमारी संसद को देता है यह अनुच्छेद 35। लेकिन ध्यान रखें कि यह अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर विधानमंडल का तात्पर्य क्या है? तो विधानमंडल का तात्पर्य है राज्य की विधायिका, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य राज्य। तो अन्य राज्य में भी विधायिका होती है, यहाँ पर भी कानून बनाने वाली एक संस्था होती है जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। तो जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहाँ विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर विधानमंडल बनता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती वहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल, इनसे मिलकर विधानमंडल बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अनुच्छेद 16 का खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3 और अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर हमारी संसद कानून बना सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो किस किस अनुच्छेद से संबंधित हमारी संसद कानून बना देती है या बना सकती है, तो इनके बारे में वर्णन करके हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मूल अधिकारों की आलोचना। ठीक है, तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं और इनके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और सत्य भी है। परंतु फिर भी इन मूल अधिकारों की आलोचना भी की जाती है। तो हमारे भारत में कुछ आलोचक हैं, उन आलोचकों के द्वारा इन मूल अधिकारों की आलोचना की गई है। तो इन मूल अधिकारों की आलोचना किन किन आधार पर की जाती है? तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहला आधार है इसका व्यापक सीमाएं। ठीक है, तो अब ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, बहुत व्यापक है ये। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसमें अपवाद भी आते हैं, कुछ प्रतिबंध का प्रावधान भी है, कुछ गुणों के भी प्रावधान है और कुछ व्याख्याओं का विषय भी इसमें शामिल है। आ रहा समझ में। तो एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन भी लेता है। तो कैसे छीन लिया तो मैं आपको बताऊंगा। आपको आगे एक संविधान संशोधन हुआ था, संपत्ति का मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इस अनुच्छेद 31 को हटाकर कहाँ रख दिया? अब अनुच्छेद 300 के खंड क में। तो पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब क्या हो गया? अब विधिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। तो ऐसे हमारी संसद के द्वारा उसमें परिवर्तन करके ऐसे मौलिक अधिकार को समाप्ति कर दिया जाता है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना होती है। लेकिन ध्यान रखना, जो मूल ढांचा होता है,
मूल ढांचा से संबंधित अब कोई संशोधन या परिवर्तन हमारी संसद नहीं कर सकती। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है, तो जसपत राय कपूर इसके संबंध में कहते हैं, तो जसपत राय कपूर ने कहा था कि मूल अधिकारों के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए। आ रहा समझ में? तो जो जसपत राय हैं, तो जसपत राय कपूर कहते हैं कि मूल अधिकार को इस प्रकार कहा जाना चाहिए। किस प्रकार कहा जाना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं, ये इन्होंने कहा ऐसा कि इस प्रकार से मूल अधिकार को कहा जाना चाहिए। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब इन्होंने कहा कि मूल अधिकार की कुछ सीमाएं भी होती हैं, या फिर इन्हें क्या कहें, तो या फिर इन्हें मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं कहें। तो ऐसा उन्होंने कहा था किसने? जसपत राय कपूर ने। तो ये इसकी पहली आलोचना हुई। इसके बाद दूसरी आलोचना है कि स्पष्टता का अभाव। अब स्पष्टता का अभाव का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें स्पष्टीकरण नहीं है। कई बार हमें ये कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्या क्या होता है इसमें देखिए, तो इसमें व्याख्या अस्पष्ट है, इसमें अनिश्चित एवं धुंधली है इसकी व्याख्या। आ रहा समझ में? इसकी व्याख्या अस्पष्ट है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं है पूर्णतः। इसके बाद में इसकी व्याख्या अनिश्चित है और कुछ धुंधली से हमें प्रतीत होती है। ठीक है, इसके बाद फिर कई अभिव्यक्तियां एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, जैसे अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि की सही व्याख्या इसमें नहीं की गई है। आ रहा समझ में? इसको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह आम आदमी की समझ से परे है, आम आदमी के समझने के लिए बहुत जटिल है। आम आदमी इसकी भाषा को समझ नहीं सकता, संविधान की भाषा को। मूल अधिकार जो लिखे गए हैं इनकी भाषा समझ में नहीं आती, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, और ऐसा आरोप भी इस पर लगाया जाता है कि यह जो संविधान है यह वकीलों के द्वारा तैयार किया गया है, वकीलों के द्वारा इसे लिखा गया है। आ रहा समझ में? इसी कारण से जो सर आइवर जेनिंग्स हैं ये कहते हैं, इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने। क्यों कहा था? तो इन्होंने इसलिए कहा कि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान वकीलों के द्वारा लिखा गया है और वकीलों ने उनकी भाषा में लिख दिया जो आम आदमी की समझ से परे है। तो इसलिए भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली आलोचना। तो अगली आलोचना है कि कोई सामाजिक एवं आर्थिक आधार इसमें नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसमें ज़्यादातर कौन सा प्रावधान है? तो इसमें ज़्यादातर राजनीतिक विचारधारा का वर्णन किया गया है। इसमें कोई सामाजिक और आर्थिक आधार हमें दिखाई नहीं देता, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिखाई नहीं देता। ज़्यादा कौन सा अधिकार है इसमें? सब राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है। तो सामाजिक आधार में क्या जाएगा? जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, इसके बाद काम प्राप्त करने का अधिकार हो, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार हो, विश्राम करने का मूल अधिकार हो, इसके बाद उसको सुविधा का अधिकार हो। तो ऐसा कोई वर्णन इसमें मूल अधिकार में नहीं किया गया। जबकि जो लोकतांत्रिक देश है विश्व के, तो उन लोकतांत्रिक देशों में इनका वर्णन किया जाता है। सामाजिक मूल अधिकार का, आर्थिक मूल अधिकार का, इनका वर्णन विश्व के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में किया गया है। जैसे रूस में और चीन में यह प्रावधान किया गया है जो हमारे भारत के संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस आधार पर भी इन मूल अधिकारों की आलोचना की जाती है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें आपातकाल के दौरान स्थगन। तो इनकी अगली आलोचना की जाती है कि ये आपातकाल के दौरान इनको स्थगित किया जा सकता है। तो हमारे भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो जब इनका क्रियान्वयन होता है, ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल का क्रियान्वयन होता है तो इस समय हमारे भारत में जो मूल अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित किया जाता है। किस किस को छोड़कर? तो अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी और जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है, कमजोर करती है और करोड़ों निर्दोष लोगों के अधिकारों को समाप्त करती है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। मतलब आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकार स्थगित या निलंबित कर दिए जाते हैं। इसके बाद फिर आलोचकों ने कहा है कि मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए
चाहे आपातकाल हो चाहे सामान्य स्थिति हो। ये कुछ मूल अधिकार की आलोचना करने वाले आलोचकों ने कहा है कि मूल अधिकार हमेशा बने रहना चाहिए, चाहे वह राष्ट्रीय आपातकाल हो या न हो। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे स्थायित्व का अभाव, मतलब ये मूल अधिकार स्थायी नहीं है। तो क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि इन मूल अधिकारों में हमारी संसद कटौती कर सकती है या इन्हें समाप्त भी कर सकती है। तो इसका उदाहरण हमारे पास है। तो उदाहरण, संपत्ति का मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसे विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। आ रहा समझ में? तो जब सरकार बहुमत की होती है तो उस समय इस प्रकार के संशोधन किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। तो इस कारण से ये मूल अधिकार स्थायी नहीं है। तो इसी आधार पर हमारे जो आलोचक हैं उन्होंने आलोचना की है। परंतु ध्यान रखना फ्रेंड कि हमारी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा होता है तो मूल ढांचा को हमारी संसद प्रभावित नहीं करेगी या उससे आंच नहीं आने देगी या उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी हमारी संसद जिससे हमारे मूल ढांचा आहत हो। भारत मत में ध्यान रखना, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की अनुमति है, अधिकार है, परंतु संसद भी अपने सीमित क्षेत्र में रहकर संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगली आलोचना है निवारक निरोध। अब निवारक निरोध इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब होता है कि यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करती है। मतलब हमारे भारत में जो अपराध होते हैं तो उन अपराधों को रोकने के लिए कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं जिसको निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं। और जब ये अधिनियम हमारे भारत में बनाए जाते हैं तो इसके माध्यम से हमारे राज्य को, मतलब हमारी सरकार को मनमानी शक्ति प्रदान की जाती है। अर्थात जैसे कुछ अधिनियम जैसे टाडा है, पोटा है, ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध में सम्मिलित होता है या पाया जाता है तो उनको हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और 3 महीने तक उन्हें नज़रबंद करके रखा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे में हमारे राज्य को मनमानी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारा जाता है। भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज़्यादा व्यवस्था करता है। इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है मौलिक अधिकारों की। इसके बाद फिर किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आलोचना का आधार है प्रतिमान, मतलब मॉडल दर्शन नहीं। तो इसमें कोई दार्शनिक विचारधारा नहीं है मौलिक अधिकार। आ रहा समझ में? तो देखिए इसमें प्रतिमान का आधार क्या होता है? प्रतिमान का आधार वैसे परछाई होता है, प्रतिमा होता है, मतलब उसकी नकल या उसकी कॉपी। तो ऐसा कोई दर्शन हमारे मूल अधिकार में नहीं है। मतलब देखिए इसमें आगे कि ऐसा कोई विचार नहीं है जिस पर बहुत सोच विचार कर इसको लिखा गया हो, संविधान को, हमारे मौलिक अधिकारों को लिखा गया हो। ठीक है, तो ऐसा कोई सोच विचार करके, ऐसे किसी का स्पेशल विचार करके इससे लिखा नहीं गया है मौलिक अधिकारों को। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तो देखिए इसमें जो सर आइवर जेनिंग्स है, इन्होंने कहा है कि मूल अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, यह तो या ये उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि ये जो मूल अधिकार हैं ये किसी दार्शनिक के विचार नहीं है। आ रहा समझ में? जो जिस पर बहुत रिसर्च किया हो, ठीक है, बहुत लंबे समय तक उस पर गहन विचार करके फिर उन्हें लिखा गया हो इससे मौलिक अधिकारों को, तो ऐसा इसमें कोई भी वर्णन नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए मूल अधिकारों को व्याख्या करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई मामला पहुंचता है तो फिर उस समय हमारे न्यायालयों को, हमारी न्यायपालिका को व्याख्या करने में कठिनाई होती है। ठीक है, क्योंकि यह हूबहू ले लिया गया है, जैसे अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं, तो वहाँ पर जो मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त थे वही के वही हमने यहाँ पर इधर हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिए, हमारे भारतीय नागरिकों को प्रदान कर दिए। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार के दिमाग का इस्तेमाल करके नहीं लिखा गया है, सीधे इसकी नकल कर ली गई है। जिसके कारण हमारे भारत में जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, इनको व्याख्या करने में कठिनाई होती है।
ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है महंगा उपचार। अब महंगा उपचार ये क्या है फ्रेंड, तो न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल व कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए बहुत खर्चीली होती है। हमारे भारत में हमारी संसद के द्वारा समय समय पर हम देखते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी किया जाता है। अब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो क्या न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त करना इतना आसान होता है क्या? नहीं होता। अब न्यायालय में जाकर अपनी याचिका दर्ज कराएगा तो सबसे पहले तो वकील करो कोई सा भी, ठीक है। और अगर प्राइवेट वकील नहीं कर सकता तो सरकारी वकील है। अब वो सरकारी वकील फिर उसमें लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, मतलब अनावश्यक विलंब करता है, ठीक है। तो फिर अगर व्यक्ति प्राइवेट वकील करता है तो जो प्राइवेट वकील है वो पैसा ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, खर्चा इसमें ज़्यादा होता है। तो यह एक खर्चीली प्रक्रिया है जो आम आदमी इसे आसानी से वहन नहीं कर सकता। इसके बाद फिर आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ्य लोगों के लिए ही है। तो हमारे भारत में जो आलोचक है, आलोचक कहते हैं कि न्याय उसे जल्दी प्राप्त होगा जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उस व्यक्ति को न्याय प्राप्त होगा, और जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है उसे न्याय प्राप्त नहीं होता हमारे भारत में। ऐसे ही आलोचक लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूल अधिकारों की आलोचना समाप्त हो जाती है। तो आपसे अगर 3 नंबर में पूछे कि मूल अधिकारों की आलोचना लिखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मेन पॉइंट है बस वे आपको लिखना है। और अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है तो 5 नंबर में फिर ये लिखना होगा पूरी आलोचनाएं और इनका वर्णन आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट इसका टॉपिक है मूल अधिकारों का, कि मूल अधिकारों का महत्व। तो तमाम आलोचनाओं के पश्चात भी हमारे मूल अधिकारों का कुछ महत्व है, ठीक है। तो कौन कौन से महत्व हैं, तो पहला महत्व देखिए इसका कि ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? मतलब हमारे भारत कैसा देश है, तो हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब हमारे भारत में हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, ठीक है। अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, किसी को भी अपने धर्म मानने से नहीं रोका जाता, ठीक है। इसके बाद फिर अगला महत्व है कि ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। हर समझ में? मतलब कि ये नकारात्मक रूप लिए हुए होते हैं, तो ये राज्य के खिलाफ जनता को अधिकार प्रदान करते हैं, नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। अगर मूल अधिकार हमारे भारत में नहीं होते तो क्या सभी के साथ समान व्यवहार हो पाता? क्या नहीं हो पाता। तो समानता का अधिकार भी हमारे मूल अधिकार ही दिलाते हैं भारतीय नागरिकों को। इसके बाद फिर अगला आता है कि ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। तो हर व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, तो यह अधिकार भी हमारे मूल अधिकार ही प्रदान करते हैं। इसके बाद फिर अगला है कि ये लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद अगला देखिए इसमें महत्व मूल अधिकार का, कि ये मौलिक अधिकार देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सरल भाषा में जनता का शासन, इसे लोकतंत्र का अर्थ कहते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ सरल भाषा में याद रखिएगा, जनता का शासन। तो यह अधिकार भी हमारे मूल अधिकार ही देते हैं। इसके बाद फिर अगला महत्व है इनका कि ये व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। आ रहा समझ में? तो मौलिक अधिकार व्यक्ति की भौतिक मतलब जीवन जीने का अधिकार, इसके बाद नैतिक सुरक्षा, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का अधिकार है। इसके बाद में उसके खिलाफ कोई भी अगर गलत कार्रवाई की जाती है तो वह न्यायालय के समक्ष जा सकता है, और अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है कि ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता पूर्वक भारत में कहीं पर भी विचरण या घूमने फिरने का अधिकार है। हर समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है
कि ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। तो विधि के शासन मतलब कानून का शासन। तो हमारे भारत में भी किसका शासन है? तो हमारे भारत में भी कानून का शासन चलता है। आ रहा समझ में? और कानून के दायरे में रहकर ही सभी को कार्य करना पड़ता है, चाहे वह एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई वो उच्चाधिकारी हो। आ रहा समझ में? तो सभी को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है। तो विधि के शासन की स्थापना करते हैं हमारे मौलिक अधिकार। इसके बाद फिर अगला आता है कि ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। अगर मौलिक अधिकार नहीं होते, अगर मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में नहीं होता, तो क्या अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार प्राप्त होता? नहीं होता। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के माध्यम से ही अल्पसंख्यक वर्गों और जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मौलिक अधिकार का महत्व भी समाप्त हो जाता है और इसी के साथ ये मौलिक अधिकार का टॉपिक भी समाप्त हुआ। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि 3 नंबर में मौलिक अधिकार लिखो, तो क्या करेंगे फिर आप? तो उसमें मौलिक अधिकार का अर्थ बताते हुए आपको लिखना है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान है, फुल स्टॉप। ये 3 नंबर में लिखना है। अब वहीं पर अगर आपसे पूछ ले 5 नंबर में मौलिक अधिकार, तो 5 नंबर में आपको क्या करना है? मौलिक अधिकार का अर्थ बताना है। इसके बाद फिर जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इनको लिखकर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका वर्णन है ये आपको लिखना होगा, क्योंकि 5 नंबर में भी कोई बहुत ज़्यादा शब्द आपको नहीं लिखना है। 50 शब्द में आपको अपना उत्तर पूरा करना है और इसमें सभी कुछ आना चाहिए, संवैधानिक प्रावधान भी आना चाहिए, कहाँ से लिए गए हैं, आ रहा समझ में? ये आपको लिखना होगा और इनका महत्व भी आपको 5 नंबर में 2 लाइन में लिखना है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड। ठीक है, अब आता है फिर 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर पूछेगा मौलिक अधिकार से संबंधित, तो फिर आपको इसका अर्थ बताना है, कहाँ से लिया है, कितने प्रकार ये लिखना है, फिर आलोचना लिखना है, फिर इसका महत्व लिखना है। ये इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद 5 नंबर में 3 नंबर में अलग अलग मौलिक अधिकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। आ रहा समझ में? तो अलग अलग मौलिक अधिकारों को भी आपसे 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह टॉपिक मौलिक अधिकार का टॉपिक समाप्त हुआ। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए और हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी लेक्चर्स जो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।